हे एवरीवन और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम लोग अल्फोंस.8 की एक बेहद क्लासिक और टचिंग कहानी द लास्ट लेसन के बारे में बात करने वाले हैं। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से स्टोरी की समरी नहीं पढ़ेंगे, राइट? हम इसके डीप इमोशंस, इसकी हिस्ट्री और उन सभी अमेजिंग लिटरेरी डिवाइसेस को ब्रेक डाउन करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। तो चलिए सीधे इस चैप्टर की गहराई में डाइव करते हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? हम इन 6 मेन टॉपिक्स पर फोकस करने वाले हैं। कहानी का बैकग्राउंड, फ्रांस और स्कूल का माहौल, बर्लिन का आदेश, कुछ बहुत जरूरी लिटरेरी डिवाइसेस और वर्ड्स, विवेला फ्रांस और फाइनली चैप्टर का मुख्य संदेश। Okay, let's kick things off with Section 1, Background of the Story. अब देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी सेटिंग जानना बहुत जरूरी है। बात है 1870 से 1871 के बीच की, जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रही थी। बिस्मार्क की लीडरशिप में प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था और यहाँ ईस्टर्न बॉर्डर पर 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अल्साज और लॉरेन। वॉर के बाद ये दोनों फ्रेंच टेरिटरीज डायरेक्टली प्रशियन कंट्रोल में चली गईं। ये कोई छोटा मोटा जियोग्राफिकल चेंज नहीं था, लिटरली यही वो मेन टर्निंग पॉइंट है जिसने इस पूरी इमोशनल स्टोरी को ट्रिगर किया। Moving on to Section 2, Franz and the School Atmosphere. तो स्टोरी ओपन होती है हमारे मेन कैरेक्टर छोटे से फ्रांस के पर्सपेक्टिव से, और सच बताऊं तो वो आज बिल्कुल अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। टेक्स्ट यहाँ एक वर्ड यूज करता है, ड्रेड, मतलब एकदम एक्सट्रीम डर या घबराहट। क्यों? क्योंकि उसने अपने फ्रेंच पार्टिसिपल्स याद नहीं किए थे और उसको डांट पड़ने का सॉलिड डर था। नॉर्मली फ्रांस क्या करता था कि स्कूल में जो बसल होता है ना, यानी वो सुबह सुबह की भीड़ और शोर शराबा, उसी का फायदा उठाकर चुपचाप अपनी सीट पर जब बैठ जाता था। पर उस दिन वो आम शोर वहां था ही नहीं। इस कंट्रास्ट को थोड़ा और डीपली समझते हैं। आम दिनों में स्कूल की शुरुआत कैसी होती है? डेस्क का खुलना बंद होना, बच्चों का जोर जोर से लेसन्स रिपीट करना और टीचर के उस आयरन रूलर की टेबल पर टकराने की थक थक आवाज। पर उस स्पेसिफिक दिन बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। और फ्रांस के लिए सबसे बड़ा शॉक सिर्फ ये खामोशी नहीं थी। उसने देखा कि क्लास की आखिरी बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थीं, आज भरी हुई हैं। गांव के बुजुर्ग लोग जैसे ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, पोस्टमास्टर, सब वहां चुपचाप बैठे थे। नो वे, राइट? ऐसा तो कभी नहीं होता। अल्फोंस.8 ने इस अजीब शांति को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी है, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा इस पर। यहाँ हमें देखने को मिलता है एक बड़ा ही क्लासिक लिटरेरी डिवाइस, सिमिली, जिसे हम हिंदी में उपमा अलंकार भी कहते हैं। सिमिली 2 अलग चीजों को एज या लाइक वर्ड्स यूज करके कंपेयर करता है। तो जब डॉडेट कहते हैं क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, वो इंस्टेंटली एक रिस्पेक्ट और काफी हद तक एक उदासी वाला माहौल क्रिएट कर देते हैं, संडे चर्च जैसी गंभीर शांति। और जब वो बोलते हैं कि गांव वाले क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स बैठे थे, तो वो एसेंशियली बच्चों और बुजुर्गों के बीच के गैप को मिटा देते हैं। उस दिन उस क्लास में हर कोई अपने नुकसान के आगे बिल्कुल बराबर था। ऑलराइट, अब आते हैं कहानी के मेन टर्निंग पॉइंट पर। सेक्शन 3, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। फ्रांस क्लास के अंदर जाता है और नोटिस करता है कि उसके स्ट्रिक्ट टीचर एम हैमिल ने आज अपने स्पेशल कपड़े पहने हुए हैं। उनका ब्यूटीफुल ग्रीन एम्ब्रॉयडर्ड कोट, फ्रिल्ड शर्ट और वो छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पर निकालते थे। एक बहुत ही शांत लेकिन काफी हैवी आवाज में एम हैमिल सबको वो डेविस्टेटिंग खबर सुनाते हैं, बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब से एल्सास और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। नया टीचर काल आ रहा है और ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है। ये सुनते ही फ्रांस के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर वही बुरी खबर लगी थी। वो गुस्से में उन पर्सन्स को व्रचिस कहता है, जिसका लिटरली मतलब है नीच या बुरे लोग, जिन्होंने उनके बेसिक राइट्स छीन लिए हैं। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? एम हैमिल के लिए फ्रांस की फीलिंग 1 सेकंड में बदल जाती है। जो टीचर उसे अभी तक क्रैंकी यानी बहुत चिड़चिड़ा लगता था, अब उन्हें हमेशा के लिए खोने के डर से फ्रांस उनका सारा गुस्सा भूल जाता है। उसके दिल में अब सिर्फ दुख बचा था। Now, what's really interesting about this next quote is the literary device. फ्रांस कहता है, what a thunderclap these words were to me. यहाँ मेटाफर यानी रूपक अलंकार का यूज हुआ है। एम हैमिल के वर्ड्स सच में आसमान से गिरती कोई बिजली तो नहीं थे, राइट? लेकिन फ्रांस पर उनका असर किसी सडन लाउड लाइटनिंग स्ट्राइक जैसा ही था, एकदम तबाह करने वाला। ऐसा लगा जैसे एक ही पल में उसकी बचपन की मासूमियत बिखर गई हो। Let's pause the story for a bit and look at Section 4, Literary Devices and Words. जब फ्रांस अपने पार्टिसिपल सुनाने में फेल हो जाता है तो सरप्राइजिंगली एम हैमिल उसको डांटते नहीं हैं। इंस्टेड वो इस कोट के थ्रू एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो।
वो बेसिक ह्यूमन नेचर को हाईलाइट कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को कल पर टालना। हमें हमेशा लगता है ना कि यार अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन रियलिटी में अचानक से टाइम खत्म हो जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा, एक और लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। एम हैमिल अल्सास डिस्ट्रिक्ट को शी कहकर बुलाते हैं, लाइक इट्स अ लिविंग पर्सन। किसी जगह को ह्यूमन क्वालिटी देकर ऑथर बेसिकली ये पॉइंट बना रहे हैं कि ये सिर्फ फ्रांस की गलती नहीं थी, पूरा का पूरा रीजन, सारी सोसाइटी इस मिस्टेक की हिस्सेदार है। सबने मिलकर अपनी लैंग्वेज और एजुकेशन को हल्के में लिया। उसके बाद एम हैमिल इस कहानी की लिटरली सबसे प्रोफाउंड लाइन बोलते हैं, When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. वो एक्सप्लेन करते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है, और ये जो चाबी वाला कंपैरिजन है ना, ये एक ब्रिलियंट रूपक है। मैसेज बड़ा क्लियर है, गुलामी के दौरान भी अगर आप अपनी मातृभाषा से जुड़े रहते हैं तो आपके पास लिटरली अपनी आज़ादी की चाबी होती है। इसके बाद राइटिंग क्लास शुरू होती है। एम हैमिल ने नई कॉपीज बनाई थी जिन पर बेहद सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा था फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास। फ्रांस बताता है कि वो कॉपीज बिल्कुल ऐसी लग रही थीं जैसे पूरी क्लास में छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। कमरे में पिन ड्रॉप शांति थी, सिर्फ पेपर पर पेन चलने की आवाज आ रही थी। और तभी छत के ऊपर से फ्रांस को कबूतरों के धीमे धीमे घूटर घू करने की आवाज आती है। उन कबूतरों को सुनकर फ्रांस के दिमाग में एक बहुत ही सॉलिड सवाल आता है। Will they make them sing in German, even the pigeons? ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है रिटोरिकल क्वेश्चन और सटायर का, यानी एक गहरा व्यंग्य। यहां ऑथर लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म यानी भाषाई कट्टरपंथ का लिटरली मजाक उड़ा रहे हैं। फ्रांस बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा है कि हां, तुम ऑर्डर निकालकर इंसानों को तो दबा लोगे, पर तुम नेचर को कैसे कंट्रोल करोगे? कोई पॉलिटिकल ऑर्डर कबूतरों को जर्मन गाने पर थोड़ी मजबूर कर सकता है। And now we reach the absolute climax of our explainer. Section Punch. Vive la France. खामोशी के उस माहौल में अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजने की आवाज आती है, और एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर खिड़की के बाहर से प्रशन सोल्जर्स की ट्रम्पेट्स की आवाज सुनाई देती है जो अपनी ड्रिल से लौट रहे थे। ये ट्रम्पेट्स उनकी डिफीट का फाइनल अनडिनाइबल सिंबल थे। मिस्टर हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। वो बोलना चाहते हैं, माय फ्रेंड्स, आई लेकिन इमोशंस की वजह से उनका गला पूरी तरह भर आता है। उनसे एक शब्द नहीं निकलता। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज, जब वो बोल नहीं पाते तो एम हैमिल तुरंत ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं और अपनी आखिरी ताकत लगाकर जितना बड़ा हो सके लिखते हैं वेवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर वो रुक जाते हैं, बिना कुछ बोले अपना सर दीवार से टिका लेते हैं और बस हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। ये फाइनल जेस्चर उनकी फियर्स देशभक्ति और उस पहचान से प्यार का सबसे बड़ा सिंबल था जो उनसे जबरदस्ती छीनी जा रही थी। Okay, let's wrap this up. Section 6. Theme and main message. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के 3 मेन टेकअवेज हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। ये कहानी क्लियर क्रिटिसिज्म है उस अहंकार का जहां जीतने वाले लोग दूसरों पर अपनी भाषा थोपते हैं। दूसरा, द पेन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। फ्रांस का पछतावा हमें प्रूव करता है कि वक्त और एजुकेशन को कभी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और तीसरा, सबसे डीपली रूटेड थीम, पेट्रियोटिज्म एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी। ये स्टोरी दिखाती है कि हमारी मातृभाषा हमारी सोल से जुड़ी है। इसे खोना बेसिकली अपनी असली पहचान खोने जैसा है। टू एंड थिंग्स टुडे, मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं जो इस पास्ट की हिस्ट्री को आज से जोड़ता है। अगर आपको कल से अपनी मातृभाषा बोलने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाए तो आपको आज, अभी कैसा महसूस होगा? आपकी आइडेंटिटी के वो कौन से हिस्से हैं जिन्हें आप अभी तक ग्रांटेड ले रहे थे? थोड़ा इस बारे में सोचिएगा और आई गारंटी आपको ठीक वही फील होगा जो फ्रांस ने उस आखिरी लेसन में महसूस किया था। आज मेरे साथ इस कहानी को समझने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।